तो मेनोपॉज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? मेनोपॉज यानी जब औरत की परमानेंटली पीरियड्स खलास हो जाते हैं और जब उसकी ओवेरियन एक्टिविटी की वैल्यू, एफएसएच की वैल्यू आ जाती है 20 मात्रा से ज्यादा, तो तब हम कहते हैं ये मेनोपॉज है। मेनोपॉज किस तरह से किसी औरत को अफेक्ट करता है? ये जो ओवरीज है, इसमें से जो निकलने वाला हार्मोन है, जब इसकी कमी होने लगती है, तो ये 35 साल के बाद थोड़ी थोड़ी कमी होने लगती है। तो तब पेशेंट्स को थोड़े बहुत ब्लीडिंग इश्यूज या कोई हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। इवन मूड स्विंग्स क्यों होते हैं या इमोशनली डिप क्यों औरत हो जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोनल बैलेंस होता है एंडोर्फिन और एनकेफिलिन का। एंडोर्फिन है जो फील गुड फैक्टर है, एनकेफिलिन है जो फील बैड फैक्टर है। जब किसी औरत की नॉर्मल डिलीवरी पास में हुई हो तो ये यूट्रस थोड़ा बहुत तो ढीला होता है, मगर जब मेनोपॉज आता है तो एस्ट्रोजन और कोलेजन कम होने की वजह से ये यूट्रस नीचे नीचे आने लगता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजना धानू और गए 30 सालों से मैं गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ अलग अलग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। और अब मैं आज आपको जो जानकारी देने वाली हूँ वो है मेनोपॉज के बारे में। तो मेनोपॉज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? मेनोपॉज यानी जब औरत की परमानेंटली पीरियड्स खलास हो जाते हैं और जब उसकी ओवेरियन एक्टिविटी की वैल्यू, एफएसएच की वैल्यू आ जाती है 20 मात्रा से ज्यादा, तो तब हम कहते हैं ये मेनोपॉज है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसी कोई कंडीशंस होती है जहां पर औरत के पीरियड्स रुक जाते हैं। कभी प्रेगनेंसी में रुक जाते हैं, कभी लैक्टेशन में यानी डिलीवरी के बाद में रुक जाते हैं, कभी थायराइड या कभी प्रोलैक्टिन की समस्या या कभी कोई दवाइयां लेने की वजह से पीरियड टेम्पररी रुक जाते हैं। उसका मतलब मेनोपॉज नहीं होता है, मगर जब ओवरी की एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है उसको मेनोपॉज कहा जाता है। और मेनोपॉज की टिपिकल उम्र क्या है? तो ये करीबन 40 से लेकर 55 साल तक कभी भी पीरियड जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कभी कभी कोई औरतों की इवन 56 ईयर्स तक पीरियड ठीक आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेहत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मेनोपॉज किस तरह से किसी औरत को अफेक्ट करता है? ये जो ओवरीज है, इसमें से जो निकलने वाला हार्मोन है, जब इसकी कमी होने लगती है, तो ये 35 साल के बाद थोड़ी कमी होने लगती है। तो तब पेशेंट्स को थोड़े बहुत ब्लीडिंग इश्यूज या कोई हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। मगर जब एक्चुअल मेनोपॉज आता है तब औरतें कहने लगती है कि डॉक्टर, मैं इस एयर कंडीशन रूम में अपने ऑफिस में बैठी हूँ और सडनली मुझे इतना एम्बैरेसमेंट हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्माहट का फीलिंग, यानी हॉट फ्लैश जो कहते हैं, तो गर्माहट का फीलिंग, पसीना छूटना, चिड़चिड़ापन, मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है, मुझे रोना आ जाता है, कोई किसी ने छोटी भी बात कह दी मुझे रोना आ जाता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बड़े हो गए, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है या हस्बैंड को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो लोअर सेल्फ एस्टीम है, ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें औरतों में होने लगती है। ये क्यों होता है? हॉट फ्लैशेस क्यों होते हैं? क्योंकि अपने ब्रेन में जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग क्लॉक होता है वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है, इसके लिए औरत को टिपिकली हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। इवन मूड स्विंग्स क्यों होते हैं या इमोशनली डिप क्यों औरत हो जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोनल बैलेंस होता है एंडोर्फिन और एनकेफिलिन का। एंडोर्फिन है जो फील गुड फैक्टर है, एनकेफिलिन है जो फील बैड फैक्टर है। एस्ट्रोजेंस जो है वो एंडोर्फिन्स को ऊपर रखते हैं और जब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होने लगती है तो एंडोर्फिन्स नीचे जाते हैं और एनकेफिलिन्स ऊपर जाते हैं। इसके लिए औरत को थोड़ा सा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हार्मोन डेफिशिएंसी से और क्या असर होते हैं? तो एक तो ब्रेस्ट फ्लैटन होने लगती है, पेट के इर्द गिर्द उसका वजन ज्यादा बढ़ने लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल ओबेसिटी कहते हैं। और फिर यूट्रस के आजू बाजू क्या तकलीफ होती है? तो एक तो वो कहेगी कि मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, या इंटरेस्ट है भी तो ड्राइनेस बहुत है, तो मुझे तकलीफ होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। फिर मुझे अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, यानी टिपिकल पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग चला हुआ रहता है। या फिर वो कहेगी कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, या मुझे रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या खांसने या छींकने पर मुझे लगता है कि मेरा यूट्रस नीचे फिसल रहा है। क्योंकि यूट्रस को देखिए, कोई बोनी केज नहीं है अपने लंग्स की तरह, तो ये लिगामेंट्स के साथ टंगा हुआ होता है। जब किसी औरत की नॉर्मल डिलीवरी पास में हुई हो तो ये यूट्रस थोड़ा बहुत तो ढीला होता है, मगर जब मेनोपॉज आता है तो एस्ट्रोजन और कोलेजन कम होने की वजह से ये यूट्रस नीचे नीचे आने लगता है। एक दूसरा, खांसी करने पर पेशाब छूटने की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में। मगर ये जो चीजें हैं ये सब
काफी मात्रा में औरतों में मेनोपॉज में कंप्लेंट्स की तरह पाई जाती है। ये सब अक्यूट यानी जब मेनोपॉज रिसेंट होता है तब ये कंप्लेंट्स होती है। डिलेड इफेक्ट ऑफ मेनोपॉज क्या होता है? हड्डी की कमजोरी, यानी हड्डी में दो चीजें हैं, एक तो जॉइंट है और एक तो बोन मास है। तो मेनोपॉज में जो है ये बोन मास ही कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि बोन हड्डी के लिए ये जो है, ये हड्डी के जो फाइबर्स होते हैं या लैमेले होते हैं, ये कड़क होते हैं जब एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये ढीले पड़कर, कभी भी हम सुनते हैं कि फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ गया। क्यों? कि किसी की मम्मी या दादी या नानी बाथरूम में गिरकर इनकी टांग की हड्डी टूट गई, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया कहा जाता है। फिर औरतों में भुलक्कड़ गिरी तो इसमें अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का चांस ज्यादा बढ़ने लगता है। और कार्डियक डिफेक्ट्स, कार्डियक इफेक्ट्स यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये सब डिलेड इफेक्ट्स हैं मेनोपॉज के। तो औरतों को किस तरह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी समझाती हूँ। 50s और 60s के ईयर्स में क्या हुआ कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड में एस्ट्रोजेंस इंट्रोड्यूस किए गए तो हर औरत ने कहा कि मुझे एस्ट्रोजेंस चाहिए। तो बहुत सारी औरतों ने जाकर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट यानी कन्वेंशनल एस्ट्रोजेंस होते हैं वो ट्रीटमेंट ले ली। उसके बाद 5 सालों में क्या पाया गया कि इन औरतों में ब्रेस्ट और यूट्रस की बॉडी का कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगा। तो फिर डॉक्टर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे ड्रग्स बनाएं जो एस्ट्रोजन के बेनिफिट्स देंगे मगर इनको कैंसर का इंसिडेंस या कैंसर की संभावना कम करेंगे। और ऐसी बहुत सारी दवाइयां हमारे पास है, उपलब्ध है, जो आपको मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। तो ये जो WHI यानी वर्ल्ड हेल्थ इनिशिएटिव निकला उस वक्त, क्योंकि हर औरत जो मेनोपॉज में जाएगी उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती है। जो औरतों को सिम्टम्स है, जो औरतों को समस्या है, उनको जब तक सिम्टम्स है वहां तक ट्रीट करना चाहिए। तो ये WHI इनिशिएटिव था जहां पर हमने डिसाइड किया कि हर औरत जिसको सिम्टम्स है उसको ट्रीट करना चाहिए। तो आपकी जो भी शिकायतें हैं आपने जाकर अपने डॉक्टर्स को समझाना है और उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट आपके लिए टेलर की जाएगी। हम जैसे दर्जी के पास जाकर अपना नाप से अपना कपड़ा सिलाते हैं उस तरह से आपका ट्रीटमेंट आपको लेना जरूरी है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या बेनिफिट देती है? आपके मूड्स अच्छे बनाएंगे, आपके हॉट फ्लैशेस कम होंगे, आपका जो रोने धोने का या इमोशनल आउटबर्स्ट है ये कम करेंगे, आपका फैट का जो कंटेंट है वो ऑफकोर्स आपको एक्सरसाइज और डाइट का भी अच्छा ख्याल रखना चाहिए। और आपके जो यूरोजेनेटल कंप्लेंट्स है यानी कि आपका जो ड्राइनेस है वजाइना का, या रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, या यूट्रस नीचे प्रोलैप्स आने की जो संभावना है, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट और थोड़ी सी आप जो एक्सरसाइजेस करोगे इसके साथ में आपको ट्रीटमेंट देने से आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बनी रहेगी। प्लस आपकी हड्डी भी मजबूत बन सकती है। इसके लिए आपको मॉडिफाइड या टेलर्ड ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। हर औरत ने कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी कंप्लेंट्स है, जब भी हमारे पास कोई औरत आती है तो हम पहले उनका जनरल चेकअप करते हैं, ये देखने के लिए कि इनको कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या एस्थमा या कार्डियक कोई प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फिर इनकी ब्लड टेस्ट की जाती है जिसमें हम इनका बेसिक हीमोग्लोबिन, क्योंकि अगर ब्लीडिंग इशू हो तो औरतों का हीमोग्लोबिन कम होता है, या इनका HbA1c, हम डायबिटीज के लिए हमेशा HbA1c देखते हैं, हम सिर्फ शुगर फास्टिंग पोस्ट मील नहीं देखते हैं, हम थायराइड देखते हैं, हम किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, एक डिटेल सोनोग्राफी, पूरे पेट की सोनोग्राफी देखते हैं, क्योंकि कोई भी दवाइयां आप जब लेते हैं ये लिवर किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो हमको पूरा किडनी और लिवर का फंक्शन देखना पड़ता है। और हम आपकी बोन डेंसिटी चेक करते हैं। बोन डेंसिटी चेक करना यानी क्या है? आसान सा टेस्ट है, आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं है, पेन नहीं होता, इंजेक्शन नहीं, फुल ब्लैडर की जरूरत नहीं है, आपको एक बेड पर लिटाया जाता है। ये OPD बेसिस पर हर बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट होती है। आपके बॉडी पर एक स्कैनर घुमाया जाता है, इस पर से पता चलता है कि आपकी बॉडी का ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया की मात्रा क्या है, और इस हिसाब से हम आपकी हड्डी मजबूत बना सकते हैं। हम क्यों ये प्रयास या कोशिश कर रहे हैं एज क्लिनिशियंस? क्योंकि औरतें आजकल 1/3 ऑफ देयर लाइफ मेनोपॉज में जी रही है। तो हम सोचते हैं कि रूखा रूखा जीने से अच्छा हम आपको स्प्रिंग या अच्छा सुहाना मौसम की तरह आपकी लाइफ बनाए, और जिसके लिए अगर हमारे पास वो एक्सपर्टीज है तो क्यों ना हम हर औरत जो मेनोपॉज में है उसको हम हर तरह से ट्रीट करके खुश रखें। तो यही मेरा आज मकसद था मेनोपॉज के बारे में समझाने का। इसके आगे आपको और कोई जानकारी हो तो हम डेफिनेटली उपलब्ध है इस हॉस्पिटल में आपको ट्रीट करने के लिए।